Hi, good evening, everyone. Good evening, Anjali. Hi, Kushal. Good evening, Rudra. All right, so just as a quick recap, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायपोल मोमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे एंड देन वी हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स. राइट, मैंने बॉन्ड लेंथ से स्टार्ट किया था आप लोगों के साथ डिस्कशन. ऑलराइट, ठीक है. इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे. एक मिनट, थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा. Okay. Just give me a moment, guys. All right. हाँ, so हम लोगों ने लास्ट क्लास में टुवर्ड्स द एंड राइट बॉन्ड पैरामीटर्स का डिस्कशन स्टार्ट करा था एंड इसमें जैसे मैंने आपको बताया था हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिस्कशन करेंगे. तो इसमें बॉन्ड लेंथ का डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था एंड एज पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन we did talk about these following factors like पहले साइज देखते हैं, मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, right, then followed by electronegative difference and then hybridization, which is again indirectly related to electronegative difference only. And then lastly I also took an example in which I wanted you to explain कि अगर ऊपर के चार factors like kind of same हो जाएंगे तो हम किस तरीके से जज करेंगे. So in the end हम लोगों ने ये क्लास में फैक्टर देखा था बेंड्स रूल. राइट, सो इसमें आपको ये कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए दिया था मैंने इन तीन एग्जांपल्स में, इन चार एग्जांपल्स में इनफैक्ट. राइट, सो इन सब में लेट्स से दिस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ वाज टू बी कंपेयर्ड. राइट, तो इसमें कैसे हम लोगों ने समझा था बेंड्स रूल का स्टेटमेंट that when a central atom is bonded to different types of atom, right, then what will happen is it will hybridize in such a manner that the orbitals with more p character are directed towards more electronegative atoms and atoms with less electronegative character उनकी तरफ ज़्यादा s character रहेगा. The orbitals in which they will be binding to will have more of s character. तो यहाँ पर अगर हम as an example notice कर रहे थे CH3F का, तो around the carbon you have the 4 sp3 hybrid orbitals, right? बट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए हम लोगों ने क्या समझा था कि आइडेंटिकल नहीं बचे, इनमें डिफरेंसेस आ गए. एक sp3 जो आइडियल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल था उसके अंदर कितना s कैरेक्टर होता था 25% एंड कितना p कैरेक्टर होता था 75%. बट यहाँ पर
we will not find that. What we will find is that जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है उसमें p कैरेक्टर बढ़ जाएगा, एंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है उनमें s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई वी हैड written this. Now after knowing this हम लोग एक लेवल और डिटेल में गए यहाँ पर, जहां पर हमें CF बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना था अक्रॉस दिस एग्जांपल्स. सो व्हाट वी नोटिस्ड हियर, यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल में नोटिस करा दैट एक ही फ्लोरीन में बाकी 3 हाइड्रोजन है, राइट? तो इस फ्लोरीन के पास में हायर p कैरेक्टर रहेगा, ठीक है? अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बाकी 3 हाइड्रोजन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी तरफ तो परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा रहेगा. इस फ्लोरीन के पास में परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा रहेगा. Now as we keep on adding these fluorines, right, CH3F से CH2F2 में चले गए या CH3F में चले गए, तो क्या हो रहा है, जो ये परसेंटेज कैरेक्टर था जो कि हायर था वो अब डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा बिटवीन द CF बॉन्ड्स, ठीक है? इवेंचुअली यहाँ पर ये 75% पे आ जाएगा क्योंकि सब CF4 ही है, लाइक सारे फ्लोरीन एटम्स ही हैं. तो यहाँ पर ये 75% से ज्यादा था, ठीक है? एंड यहाँ पर इन दी एंड 75% ही आना है इसको. तो ये ग्रेजुअली यहाँ पर जैसे जैसे फ्लोरीन एड अप होते जा रहे हैं उनके बीच में ये परसेंटेज p कैरेक्टर डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है. तो परसेंटेज p कैरेक्टर इन द इंडिविजुअल बॉन्ड, इन द इंडिविजुअल CF बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज हो रही है. लाइक p कैरेक्टर अगर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, p कैरेक्टर कम होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होता है. ये हम लोगों ने ऊपर नोटिस करा था यहाँ पर कि p कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, राइट? सो यहाँ पर हम लोग लास्ट क्लास में अपना डिस्कशन क्लोज कर रहे थे. अभी आगे भी बेंच रूल आएगा जब मैं बॉन्ड एंगल्स के बारे में बात करूंगा, बट यहाँ पर डिड यू गाइस अंडरस्टैंड किस तरीके से प्रोसीड करना है? अच्छा, अगर समझ में आ गया है तो इसी के कंटिन्यूएशन में मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो. हाँ बोलो केतन. सर यहाँ अगर F की जगह कोई और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता तो भी वही रहता ना? F की, हाँ हाँ, मतलब अगर क्लोरीन भी लगाते थे तो ठीक है. अभी इसी एग्जाम्पल में, ठीक है, जो ये ऊपर एग्जाम्पल दिया था मैंने, इसमें मैं आपको CH बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? कंपेयर CH बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH4, CH3F, CH2F2, CHF3. कैसा रहेगा? अगर आपको बॉन्ड लेंथ का स्टेटमेंट समझ में आया है बेंच रूल का लास्ट टाइम, तो आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओ. देखो यहाँ पर तो 25% रहेगा, ठीक है? एंड यहाँ पर कैसा रहेगा? ग्रेटर देन 25%. CH, इसमें H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट? तो यहां से आप नोटिस कर रहे हो एज यू आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो रहा है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है. अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ के साथ में क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा. तो आपका आंसर इसमें रहेगा इन दिस मैनर. ठीक है? परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है.
परसेंटेज पी कैरेक्टर कम होगा, राइट। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो पी कैरेक्टर कम होगा ना, तो आप पी कैरेक्टर से भी बोल सकते हो। ठीक है। एस कैसे बढ़ रहा है आप यहाँ पे नोटिस करो ना, यहाँ पर तो 25% ही है, करेक्ट, क्योंकि सब CH4 ही है। ठीक है, इधर लास्ट वाले पे नोटिस करो, यहाँ पर कैसा रहेगा, एक ही CH है, बाकी सब तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। उनमें कैसा रहेगा, उनमें पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर कम होगा, तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा एस कैरेक्टर है वो किधर है, इस CH के साथ में है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा CH बॉन्ड में एस कैरेक्टर है, एंड ये जो रहेंगे एग्जांपल्स, ये समवेयर इन बिटवीन रहेंगे, राइट। यू कैन थिंक ऑफ इट इन दिस मैनर कि यहाँ पर जो परसेंटेज एस कैरेक्टर था वो अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इवेंचुअली यहाँ पे 4 में डिस्ट्रीब्यूट होके 25% आ जाएगा। ठीक है, आएंगे और भी एग्जांपल्स आएंगे तो आप धीरे धीरे इनको और समझोगे। अभी नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर की तरफ चलते हैं, विच इज अगेन अ क्रूशियल वन, विच इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। ठीक है, दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट बॉन्ड पैरामीटर टू स्टडी। अब इसमें भी आप नोटिस करना, यहां पर हम लोग वापस से 1 by 1 फैक्टर्स का डिस्कशन करेंगे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। सबसे पहले the most important factor comes in, which is hybridization और shape of molecule, राइट। जैसे यहाँ पर मान लो CO2 में मैं आपसे एंगल पूछ रहा हूँ, CO3 2 माइनस में एंगल पूछ रहा हूँ और CH4 में एंगल पूछ रहा हूँ, तो आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप पहले इनका ज्योमेट्री बनाकर देखना चाहोगे, शेप कैसा है मॉलिक्यूल का वो देखना चाहोगे, तो उसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे या VICPR से भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिड होगा, तो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल रहेगा, लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कार्बन के अराउंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पर एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री, एंड CH4 में टेट्राहेड्रल एंगल रहेगा, राइट। तो इससे आपको समझ में आएगा दैट ये 180 डिग्री एंगल, ये 120 डिग्री एंगल एंड ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल, यू विल नो कौन सा कम कौन सा ज्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप शेप के हिसाब से आंसर कर दोगे। ठीक है, नाउ अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जा रहा है कि NH4 प्लस एंड NO3 माइनस को कंपेयर करो, राइट। बॉन्ड एंगल इसमें कैसा रहेगा, अच्छा ये यहाँ पर नहीं नहीं, एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स इन अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई नहीं, डाई में तो क्या हो जाएगा, डाई में तो कोई एंगल ही नहीं रहेगा ना, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो व्हाट एंगल आर वी टॉकिंग अबाउट, टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम एंड टर्मिनल एटम के बीच का। अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूं कौन सा एंगल, तो इसमें मैं ऐसा ही एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें सब एंगल्स आइडेंटिकल होंगे। हाँ, ये NO3 माइनस आयन, हाँ करेक्ट अमन, करेक्ट साहिल, हाँ राइट केतन। तो इसमें कैसा आ रहा है, अगेन यू नोटिस्ड कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर शेप रहेगा, 120 डिग्री का एंगल रहेगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल है,
राइट। तो यहीं से आप इजीली कंपेयर करके आंसर कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ, राइट, व्हाट इफ यू हैव द सेम हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे? तो उसके लिए आप नेक्स्ट फैक्टर नोटिस करना, दिस देयर कम्स द सेकंड फैक्टर which is related to the number of lone pairs on the central atom. कितने lone pair present है? अगर lone pair ज्यादा होंगे सेंट्रल एटम पर, तो वो क्या करेंगे? बॉन्ड एंगल को श्रिंक करेंगे। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ जाएंगे तो वो जो बॉन्ड बॉन्ड पेयर वाले एंगल बना रहे हैं उसको श्रिंक कर देंगे, राइट। जैसे यहाँ पर एक क्लासिक एग्जांपल है आपके लिए CH4NH3NH2O का, राइट। यहाँ पर आप नोटिस करोगे CH4 में देयर इज नो लोन पेयर, तो ये एकदम परफेक्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, रेगुलर ज्योमेट्री है, यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट्स का एंगल रहेगा। बट जब आप NH3 के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करोगे, राइट, NH3 का स्ट्रक्चर कैसा था? फिर रिमेंबर NH3 में एक लोन पेयर रहेगा, राइट, एंड ये लोन पेयर क्या करेगा? इट विल रिपेल these bond angles more and it kind of shrinks them down. तो यहाँ पर लगभग 107 डिग्री के आसपास का एंगल आ जाता है, ठीक है। वैसे ही H2O में आप नोटिस करोगे तो दो लोन पेयर है, राइट। सो दो लोन पेयर मिलकर बॉन्ड एंगल को श्रिंक करेंगे, तो उसकी वजह से एंगल और छोटा हो जाएगा, राइट। सो रिलेटिवली अराउंड 104 डिग्री आता है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज एज सच, ये जस्ट मैंने ऐसे ही हाईलाइट करके आपको बताई, ठीक है। सो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, ठीक है। अगेन फोकस ऑन सेंट्रल एटम ओनली, रैंडम लोन पेयर्स मत काउंट कर लेना। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर अगर बढ़ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो बॉन्ड एंगल फिर कम हो जाएगा। ऑलराइट, अगर मान लो पहला और दूसरा फैक्टर भी सेम है, ठीक है, लाइक यू हैव टू कंपेयर समथिंग लाइक से NH3 with PH3, राइट, या फिर से H2O with H2S, तो कैसा थॉट प्रोसेस रहेगा आपका? एनी गेस वर्क? नहीं, मैं NH3 और H2O का नहीं पूछ रहा, मैं NH3 और PH3 के बीच में पूछ रहा हूँ। हाँ, तो इसमें बेसिकली सेंट्रल एटम का ही अंतर है। सेंट्रल एटम से कैसे फर्क पड़ रहा है अब यहाँ पे? अगर मान लो सेंट्रल एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा एंड उसकी वजह से उनके बीच में रिपल्शन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? रिलेटिवली बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर आप कंपेयर करोगे, right? So you have say comparison between NH3, right, and PH3. या इनफैक्ट चलो मैं आपको ऐसे
NH3 एंड PH3। तो इसमें अभी नाइट्रोजन बॉन्ड पेयर को अपने पास में खींचेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पर रिलेटिवली दे विल बी लिटिल फर्दर। तो कहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होंगे? नहीं, इनफैक्ट लोन पेयर तो सब में ही सेम है। बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शंस नोटिस करो। बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्शंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर व्हाट वी फाइंड और व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। In case of NH3, the bond angle will be more than PH3. So you can conclude the factor over here saying that electronegativity of central atom increases, bond angle increases. ठीक है, तो ये फैक्टर आपके लिए काम का रहेगा। अब यहां पर आप नोटिस करना, हाँ बोलो। नहीं, जो सेंट्रल एटम है वो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ ना, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचेगा। एंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने से क्या होगा? उनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगे ना। इफ द सेंट्रल एटम, यहाँ पर आप नोटिस करो ना, ये सेंट्रल एटम अगर बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो उससे क्या हो जाएगा? इनके बीच में रिपल्शंस बढ़ जाएंगे। तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स रिलेटिवली बढ़ जाएंगे। ठीक है। नाउ अब यहां पर आप नोटिस करना, हाँ बोलो साहिल। सर वो आपने बोला रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, पर वो मतलब रिपल्शन इतने ज्यादा होंगे कि वो ऊपर का जो लोन पेयर है उसको मतलब कट कर देंगे, मतलब उससे ज्यादा एंगल हो जाएगा क्या? नहीं वो नहीं श्रिंक नहीं नहीं होगा? नहीं, उससे ज्यादा नहीं होगा। लाइक ऑफ कोर्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन है, ठीक है। लेकिन यस सर। अभी जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस एंगल के बारे में बात करनी है जो लोन पेयर और हाइड्रोजन के बीच में बन रहा होगा, वैसे तो आप वैलिडेट नहीं कर सकते क्योंकि लोन पेयर दिखता नहीं है, बट अगर थ्योरेटिकली मैं बोलना चाहूंगा तो ये एंगल लाइक मोर देन 190 डिग्री, whereas जो ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का एंगल है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बीच का एंगल, वो लेस देन 109 डिग्री रहेगा। 109 डिग्री 28 मिनट्स, अराउंड 107 डिग्री रहता है एक्चुअली। ओके सर। ठीक है। हाउएवर मैंने यहाँ पर कैसा एग्जांपल लिया कि पहले दोनों फैक्टर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन एज वेल एज लोन पेयर भी है। तो उस केस में अब फिर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ जाएगा तो ये क्या कर रहा है? बेसिकली इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने पर क्या कर रहा है वो? उससे क्या हो जाएगा? उनके बीच का रिपल्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा। ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज व्हाट यू कैन सी इज ऑब्जर्व्ड दैट NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा as compared to PH3, as compared to ASH3, as compared to SbH3। ठीक है। However यहाँ पर जो PH3 है या ASH3 है या SbH3 है,
राइट. इनके केस में what comes as a kind of unknown surprise is that these angles are very close to 90 degree. मतलब this is something which is not coming across as this observation जो हम लोग expect कर रहे थे कि ठीक है bond angle कम होगा, but ये जो bond angle है मतलब वो इतने ज्यादा कम कैसे हो गए, अराउंड 90 डिग्री कैसे आ गए. ठीक है. सो इसमें what we understand is that here hybridization does not happen. It is only the pure atomic orbitals which participate in bond formation. And this is again observed when we do a comparison of bond angle between H2O, H2S, H2Se and H2Te. Like हमारा ये ऑब्जर्वेशन तो आ गया कंसिस्टेंट सा कि ठीक है इनमें सब में सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब में लोन पेयर की अगर बात करें हम लोग ऑन द सेंट्रल एटम तो वो भी 2 है. हाउएवर हम लोग अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो वो डिफरेंट होगी. एंड यहाँ पर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के केस में है, देन उससे कम सल्फर में, उससे कम सेलेनियम से, उससे कम टेलुरियम में. एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल कम होना चाहिए था एंड कम हो भी रहा है. बट again in case of H2S, H2Se and H2Te there is this observation that comes कि यार इनका bond angle तो काफी close to 90 degree आ रहा है. It is not in fact coming it is not coming similar to what we would have expected. हम लोग इतना close to 90 degree angle तो expect नहीं कर रहे थे. So इनमें जो ये ऑब्जर्वेशन आई है इसको हम लोग अलग से हाईलाइट भी करते हैं एंड इससे हमें क्या हिंट मिलता है, इससे हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिलती है वो आप नोटिस करना. इज दैट इन केसेस में जहां पर दीज एंगल्स आर वेरी क्लोज टू 90 डिग्री ओनली द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फॉर्मिंग बॉन्ड्स. यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है. For example, if you remember pure atomic orbitals, जैसे ये NH3 का केस था, ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करना NH3 के केस में हम लोग कैसा बता रहे थे दैट नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन रहता है 2s2 2p3, राइट. एंड यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होकर कैसा है 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें से एक लोन पेयर रह जाएगा एंड बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, राइट. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इफ यू रिमेंबर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हमने ऑर्बिटल से भी पर्सपेक्टिव से भी देखा था कि कैसी इनकी ज्योमेट्री रहेगी, राइट. ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, राइट, एंड ये चौथा. एंड यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा एंड बाकी जगह पर फिर
हाइड्रोजन आके बॉन्ड कर जा रहे हैं। तो ये हो रहा था कहां पर, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ NH3, ठीक है। बट यहां पर नोटिस करना PH3 के केस में कैसा हो रहा है, लाइक ये क्लोज टू 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, द क्लोज टू 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स आर काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग और हाईलाइटिंग दैट यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं रहा है, राइट। ये फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इसमें देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन हैपनिंग। ये जो प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, एक से px रहेगा, एक py रहेगा और एक pz रहेगा, ठीक है। लाइक अज्यूमिंग दिस इज z एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो ये क्या हो गया, pz py px, राइट। तो ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। लाइक ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये 3 हाइड्रोजन और इनके बीच के एंगल्स, नाउ यू कैन नोटिस हाइड्रोजन phosphorus hydrogen, this is very close to 90 degree only, ठीक है। 90 to 90 or 90 degree, these are very close to 90 degree only. So what we try and understand or what we can decipher from here is that यहाँ पर इन केसेस में हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, only the pure atomic orbitals are forming the covalent bond. ठीक है, सेम इन दिस केस ऑल्सो, जहां पर H2S, H2Se, H2Te, लाइक ऑक्सीजन के साथ में ये हो रहा है दैट हाइब्रिडाइजेशन होकर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, बट इन केस ऑफ H2S, H2Se and H2Te, again these close to 90 degree geometry suggests that यहाँ पर भी hybridization नहीं हो रहा है. The pure atomic orbitals are the ones that are forming the bonds. This is something called as Drago's rule. ठीक है, सुनने में थोड़ा सा फिल्मी सा नाम लग रहा है, like however this is something जिसका स्टेटमेंट आप यहाँ पे नोटिस करना, that according to this rule what we understand is that third period and below elements, ठीक है, of the 15th and the 16th group do not undergo hybridization when bonding with less electronegative atoms such as hydrogen. मतलब ये हाइड्रोजन के साथ में ऑब्जर्व हुआ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस है उसका, ठीक है. इट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन समथिंग लाइक PF3, PCl3, PBr3, इनमें नहीं ऑब्जर्व होगा, ठीक है. जैसे आपने यहाँ पर ये एग्जांपल नोटिस किया PH3 का, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूंगा PF3 या PCl3 या PBr3, राइट, तो इनमें सब में पिरामिडल ज्योमेट्री होगी, इनमें सब में फॉस्फोरस फॉस्फोरस के अराउंड ट्राइपॉड के मैनर में ये टर्मिनल एटम्स प्रेजेंट रहेंगे. इन सब में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ठीक है. It is when this less electronegative atom of hydrogen was involved, ठीक है, less electronegative atoms such as hydrogen, the bond formation is done by the pure atomic orbital only, ठीक है. Maybe ऐसा क्यों हो रहा है, because the hydrogen is not electronegative enough to provide the energy that is required for hybridization. ठीक है, this is in fact
one of the reasons which you have to also understand, like from this perspective, ये आप लोगों ने, ये शायद मैंने आप लोगों को पहले बताया था या नहीं बताया था, अगर नहीं बताया था तो यहाँ पे भी नोटिस करना that pH3 एग्जिस्ट कर रहा है but pH5 doesn't. इसमें ना तो ऑक्टेट का प्रॉब्लम है क्योंकि फास्फोरस अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है राइट। ये अपने इनफैक्ट जब डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं होगा, तो उस टाइम पे भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करा था दैट यहाँ पे ना तो फास्फोरस के ऑक्टेट एक्सपेंशन का दिक्कत है, ना ही रिपल्शंस का दिक्कत है कि बड़ा बड़ा एटम है, मतलब जैसे PI5 नहीं एग्जिस्ट कर रहा था तो उसमें ये समझ में आ रहा था कि ठीक है आयोडीन बहुत बड़ा साइज का है, बट यहाँ पर तो वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हाईलाइट करा था कि इट इज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव इनफ फॉर एटम्स, the hydrogen atom is not electronegative enough to provide energy such that the phosphorus के atoms can excite into d orbitals and then the d orbitals can undergo hybridization. तो यहीं पर वही चीज का एक्सटेंशन आ रहा है that hydrogen is not electronegative enough to even get यहाँ पर these phosphorus, arsenic, Sb या फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम के atoms undergo hybridization. तो यहाँ पर what we are observing is that the pure atomic orbitals are only forming the bonds and the angles are almost close to 90 degree. These are because the pure atomic orbitals are forming bonds. So it is something of an example to remember for you guys. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि मतलब अलग से मैं इसको कवर करता कॉन्सेप्ट को, ये मैंने यहीं पर लाइक व्हाइल वी आर डिस्क्राइबिंग दैट व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन व्हिच बॉन्ड एंगल्स डिपेंड, उसी में मैंने आपको ये फैक्टर इंक्लूड करके समझा दिया है, उसी में मैंने ये नोट आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है ना एग्जैक्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो सब इसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑल राइट, नाउ आफ्टर दिस अब नोटिस करना, मान लो पहले 3 पैरामीटर्स भी सेम ही है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ लोन पेयर एंड इवन सेंट्रल एटम भी सेम है, तो फिर हम लोग किस तरीके से अब साइज कंपेयर एज एन एंगल कंपेयर करेंगे। तो इसमें अब फोर्थ फैक्टर आ जाता है विच इज द साइज ऑफ द टर्मिनल एटम, जो सेंट्रल एटम के अराउंड एटम्स रहेंगे, अगर उनका साइज बढ़ जाएगा तो what you can see and understand is that the bond angle will increase, right? ऐसा क्यों हो जाएगा? Because you can imagine like with example like say PF3, PCl3, PBr3, PI3, right? तो इसमें कैसा हो रहा है, like phosphorus के अराउंड ये फ्लोरीन के एटम्स थे एंड फिर क्लोरीन के एटम्स लग जाएंगे, तो अब क्लोरीन के एटम्स ज्यादा बड़े हैं, बल्कि हैं, ज्यादा रिपेल करेंगे दूसरे को एज कंपेयर टू से फ्लोरीन के एटम्स। यू कैन ऑल्सो थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो दैट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन बॉन्ड पेयर्स को दूर कर लेगा सेंटर से, और बॉन्ड पेयर्स को अगर दूर कर लेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, यहां पर रिपल्शंस कम होके ये बॉन्ड एंगल रिलेटिवली छोटा हो जाएगा, ठीक है। सो मल्टीपल वेज यू कैन थिंक अबाउट इट दैट इफ द साइज ऑफ द टर्मिनल एटम इंक्रीजेस देन द बॉन्ड एंगल विल इंक्रीज, ठीक है, राइट। ये समझ में आया आपको?
अच्छा, अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, उसका भी ध्यान रखेंगे, यहां पर नोटिस करना। सो अगर मैं NH3 और NF3 के बारे में बात करूंगा, ठीक है, NH3 और NF3 का बॉन्ड एंगल अगर मैं कंपेयर करने के लिए बोलूंगा आपको, तो आप कैसे सोचोगे? यू विल अगेन कम कि ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है sp3, देन दोनों में लोन पेयर भी सेम ही है, सेंट्रल एटम पर एक एक लोन पेयर है, दोनों में टर्मिनल एटम भी सेम है विच इज नाइट्रोजन ओनली, ठीक है। अब आता है टर्मिनल एटम, वो डिफर कर गया, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यू माइट से कि फ्लोरीन का साइज बड़ा है इसलिए बॉन्ड एंगल बड़ा होगा, बट एज आई सेड यहाँ पर हम लोग इसको हाईलाइट करने की एक्सेप्शनल केस है। इसमें इनफैक्ट साइज से ज्यादा मैटर कर जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज यहाँ पर बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड उसकी वजह से बॉन्ड एंगल्स श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट NH3 में, ठीक है, हाइड्रोजन के एटम्स स्मॉल हैं, ठीक है, फ्लोरीन के एटम्स रिलेटिवली बड़े हैं, राइट, बट द फैक्ट दैट ये फ्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को राइट अपनी तरफ पुल कर लेगा, वेरएज यहाँ पर नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ पुल कर रहा था। तो यहाँ पर what we see is that the bond angle shrinks. That is also observed in the case of H2O and OF2 also. You might come across and say कि यहाँ पर, ठीक है, so यहाँ पर instead of going by size, you rather go by electronegativity perspective, ठीक है। However, अब मैंने इसीलिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से नहीं बोला सोचने के लिए, मैंने साइज के पर्सपेक्टिव से ही बोला सोचने के लिए, बिकॉज साइज विल बी अ मोर बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर टर्मिनल एटम्स टू आंसर। बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ऐसा नहीं है कि NH3 का बॉन्ड एंगल NCl3 से भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। NH3 और NCl3 में NCl3 का बॉन्ड एंगल बड़ा रहेगा, ठीक है। हाँ बोलो सुमित। So, but as you have written like decreasing order priority, तो फिर उसमें थर्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से तो सही है, फिर उसके बाद साइज पे जाएंगे। सेंट्रल एटम, ओके, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आपको देखना है एज अ थर्ड फैक्टर, बट यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है तो हम लोग फोर्थ फैक्टर पे आ जाते हैं। फोर्थ फैक्टर में मैंने यही बोला कि फोर्थ फैक्टर को समटाइम्स इंस्टेड ऑफ साइज ऑफ टर्मिनल एटम यू आल्सो से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, ठीक है, बट आई डोंट वांट टू राइट इट ओवर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई वुड लाइक टू रादर पुट इट एज साइज ओनली, क्योंकि साइज बढ़ेगा अगर टर्मिनल एटम का तो बॉन्ड एंगल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड उसमें देन ये NH3 का एक्सेप्शन मैं आपको याद रखने के लिए बोल रहा हूँ एज कंपेयर टू NF3, ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू NCl3 NBr3 एनीथिंग, सब केस में बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है, साइज बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, जस्ट NF3 और NH3 या फिर H2O और OF2 के बीच में, दिस इज वेयर द एक्सेप्शन लाइज इन, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज एट्रिब्यूटेड टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन, that despite being larger in size, it is able to pull the electrons away from the center, much away from the center, and decrease or shrink the bond angles. Sir, non-spatial means what? Huh? Non-spatial, what's non-spatial? Non-spatial? Yes, sir. Sir, थोड़ा ऊपर जाए. Yes, sir, yeah. More repulsions due to non-spatial. Due to spatial interaction है, non नहीं है, due to spatial, SPATIAL, तो यहाँ पर
like what we are saying is that these chlorine are bulky in size, they are larger in size, तो इनके बीच में जो स्पेशल इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। ओके सर, ठीक है, ऑलराइट। नाउ अब नोटिस करना यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट नोट है, ये जो थर्ड फैक्टर एंड फोर्थ फैक्टर हम लोगों ने नोटिस किया था, क्या था थर्ड फैक्टर? थर्ड फैक्टर वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, राइट, एंड फोर्थ फैक्टर क्या था? साइज ऑफ टर्मिनल एटम, राइट। ये दोनों फैक्टर तभी एप्लीकेबल रहेंगे कंपैरिजन में व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, एटलीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए सेंट्रल एटम पे, तभी ये फैक्टर्स अकाउंट में लेने हैं, अदरवाइज ये फैक्टर्स को आप अकाउंट में नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू CH4 CCl4 CBr4 CI4, राइट, तो इसमें आप नोटिस करोगे कि सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है, सारे सेंट्रल एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सेंट्रल एटम भी सब में सेम है ना, राइट, लोन पेयर सब में 0 है, तो मे बी अब आप शायद सोचोगे कि अच्छा साइज ऑफ टर्मिनल एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, बट यहाँ पर द थिंग इज दैट ये सब सेम ही एंगल्स हैं। क्यों? बिकॉज इसमें लोन पेयर है ही नहीं, मतलब इसमें सब में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ऑल पोजीशंस आर आइडेंटिकल। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होने की वजह से अब लाइक सब पोजीशंस आइडेंटिकल हो गई, तो सब पर फ्लोरीन लगा दो, सब पे क्लोरीन लगा दो, सब पे ब्रोमीन लगा दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी, सब में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स रहेगा। ठीक है, हाँ बोलो अमन। सर जैसे ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर अगर हम करेंगे तो जैसे सर दो है Br और I, सर जो Br वाले जो सेंटर एटम पे उस पे सपोज 2 लोन पेयर है और I वाले पे, तो सर किसे कंसीडर करेंगे? नहीं, तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में चलना है ना, तो सर I वाला कंसीडर होगा ना? हाँ ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ CH4 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आप इनफैक्ट यहाँ पर अगला एग्जांपल वही है, लाइक से CH4 SiH4 GeH4, लाइक जर्मेनियम है ये, तो इनमें भी कैसा है, यू माइट कम अप एंड से कि चलो ठीक है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट सेंट्रल एटम अलग अलग है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से आंसर करने की कोशिश करोगे, राइट, बट वो फैक्टर नहीं काम करेगा। जो ये थर्ड फैक्टर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये तभी काम करेगा जब यहाँ पर एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है, ठीक है। हाँ यहाँ पर सेम जैसे BF3 BCl3 PBr3, राइट, इन सब में तीनों में क्योंकि लोन पेयर है नहीं ना, तो इनमें सब में ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को? सो इस तरीके से यहां पर हम लोग ये कुछ एंगल्स के कंपैरिजन हम लोग कर पाएंगे इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करे। अच्छा, अब नोटिस करना हम लोग बॉन्ड एंगल में एक और फैक्टर डिस्कस करेंगे फॉर a more granular comparison, a more detailed comparison, ठीक है, which is something in this manner. एक बार आप लोग ट्राई करो, अल्फा एंड बीटा में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, व्हाट आर योर थॉट्स?
CH3F के बारे में मैं बात कर रहा हूं, कोशिश करो। इसमें अब काम आता है अगेन बेंड्स रूल. Alpha is greater than beta is the correct answer. So this is the fifth factor which I would like to bring to your notice, that now if you remember, ठीक है, before I start discussion of this Bend's rule, यहाँ पे आप notice करना in the first discussion itself, जब हम लोग hybridization या shape का भी बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर आप notice कर सकते हो, we can make a note over here by looking at these examples and looking at the shape of these molecules, that percentage S character जहां पर ज्यादा होगा वहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा रहेगा. sp अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स 180 डिग्री हैं, लीनियर अरेंजमेंट है. sp2 है तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री हैं. sp3 में बॉन्ड एंगल्स और कम हो जाते हैं. ठीक है, सो जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है वहां पर बॉन्ड एंगल्स इंक्रीज कर रहा है. एंड इसी चीज को, इसी स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पर अब यूज करेंगे. आप नोटिस करना CH3F में क्या हो रहा है, यहाँ पर बेंड्स रूल का इम्प्लीकेशन देखना आप. CH3F में ये जो CF वाला बॉन्ड होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल हैव मोर P कैरेक्टर. एंड यहाँ पर जो ये CH वाले बॉन्ड है, ठीक है, these are less electronegative, so as a result they have less P character and more S character. तो यहाँ पर ये जो बीटा एंगल है, this is getting formed between more S character वाले orbitals, and because of that the bond angle here is more. This beta is in fact greater than the regular tetrahedral angle. एंड यहाँ पर ये जो अल्फा है, like this is with the CF bond, because यहाँ P कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर कम है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 109 डिग्री. ठीक है, so this will help you in trying to understand the bond angle that is there in CH3F. ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप नोटिस करना किस तरीके से हम लोगों ने
प्रोसीड किया, लाइक वी अंडरस्टूड the way in which bond angles are to be compared. ठीक है, these are just select examples जो मैंने आप लोगों के साथ में नोट्स में शेयर करे हैं. अब जब आप क्वेश्चंस देखोगे, ठीक है, when we are going to solve booklet questions, तो उसमें अगेन मेरा आपके एम्फेसिस यही रहेगा that go in this order of priority. इस अप्रोच को समझो and then try and answer the bond angle के questions. ठीक है, एक दो क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, let me pick up one or two questions from the booklet for you to get an idea. Say कुछ तो ऐसे एग्जांपल्स के थ्रू ही हो जाएंगे हमारे, ठीक है, बट अदरवाइज ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर. ऑलराइट, सो इसमें हाँ, मतलब आप लोगों को सबसे पहले तो ज्योमेट्री से समझ में आ गया होगा, ठीक है. सबसे पहले ज्योमेट्री पे सोचना है, ठीक है. डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट लोन पेयर एंड सेंट्रल एटम, टर्मिनल एटम. पहले तो आप इनकी ज्योमेट्री ऑब्जर्व करोगे ना, सबसे पहला फैक्टर वही है अपना. तो ये यहाँ पर sp2 हाइब्रिड है, राइट. ये sp3 हाइब्रिड है, राइट. यहाँ पर ये sp3d हाइब्रिड में है, राइट. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे इसमें 120 डिग्री का एंगल रहेगा, इसमें समथिंग लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, ठीक है. डोंट नो द एंगल बट समथिंग लेस देन दिस फॉर श्योर, ठीक है. ClF3 में इफ यू रिमेंबर, राइट, ये कैसा होता था, Cl एंड इसके अराउंड, राइट, दो लोन पेयर होते थे, F एंड F, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट आता था. एंड ये जो एंगल था, राइट, दिस वाज इवन लेस देन 90 डिग्री, राइट. तो यहाँ पर डेफिनेटली यस, यू वर राइट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. टी शेप टाइप था ये, ठीक है. तो इस तरीके से आप कमेंट करोगे आगे भी. हाँ बोलो मन. बट सर जो हमारा जो फोर्थ फैक्टर लोन पेयर भी है सर, तो टर्मिनल एटम के हिसाब से देखा जाए तो सर. अरे इसीलिए तो मैंने बोला ना भाई, प्रायोरिटी में जाओगे ना आप पहले. सर जिस सीक्वेंस का आपने लिखा है उस सीक्वेंस से जाना है. ओके सर, ठीक है. ऑलराइट, नाउ अब आप नोटिस करना
ठीक है, ये जो फैक्टर रहेगा, ठीक है, बेंट्स रूल का, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, मतलब इसमें हम लोगों को कई बार इनकाउंटर करने को मिलेगा, आपको इसके और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे आगे। अभी नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, विच इज बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। इनका दोनों का डेफिनेशन तो आपको क्लियर है ही सही, व्हाट डज बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी मीन, राइट। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, राइट। टेक्निकली स्पीकिंग 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी लगेगी। अब यहां पर नोटिस करना, मैं आप लोगों को इसके फैक्टर्स भी बताऊंगा और इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, बट यहां पर देयर इज नो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटाइजेशन। यहां पर ऐसा नहीं है कि पहला जो फैक्टर लिखाया है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिर अगले वाले फैक्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ऐसा यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होता है। यहाँ पर देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स जिसमें कभी कोई फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, कभी कोई फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो जो कुछ सिलेक्ट एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करूंगा इसमें, ठीक है, उनको प्लीज आप ध्यान में रखना, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। सो जैसे अगर हम लोग साइज ऑफ एटम की बात करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल फैक्टर रहेंगे, साइज अगर कम होगा एटम का तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देयर विल बी अ ग्रेटर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सेकंड फैक्टर रहेगा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नाउ इसमें जरूर हाँ ये नोटिस करना, मैंने यहाँ पे डेटा लगाया हुआ है, बट इस डेटा का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसको याद करके आओ, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट ओवर हियर इज दैट ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड का ट्वाइस है, ऐसा नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड का 3 टाइम्स है। एंड उसके पीछे का रीजन भी आप नोटिस कर सकते हो, इज बिकॉज यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर एक सिग्मा एक पाई है, तो जो पाई है वो सिग्मा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक सिग्मा 2 पाई है, तो ऐसा नहीं है कि एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का एनर्जी कार्बन सिंगल बॉन्ड से 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा रहेगा बट नॉट हाँ 3 टाइम्स, बस बिकॉज पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। पाई ओवरलैप हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी किया था, दैट पाई ओवरलैप्स आर वीकर, ठीक है। अच्छा, देन यहां पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के बारे में नोटिस करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम कैसा रहेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनफैक्ट सेंट्रल एटम में नहीं बोलना चाहिए मुझे, इनफैक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में बात कर देनी चाहिए। दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर कंबाइनिंग एटम्स के बीच में ज्यादा रहेगा, राइट, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी विल फाइंड दैट बॉन्ड एंगल्स, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, बिकॉज इसमें आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, लाइक पार्शियल चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, तो उनकी वजह से आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फोर्थ फैक्टर नोटिस करना, यहाँ पर लोन पेयर्स का भी इन्फ्लुएंस रहता है। सो लोन पेयर के इन्फ्लुएंस की वजह से इनफैक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे ऑन द एटम्स जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है और उनके बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो presence of those lone pairs can have an adverse effect on the strength of the bond. They can decrease the bond strength as well. So यहाँ पर आप नोटिस करोगे, ठीक है, इसको याद रखने के लिए आपके लिए एक की एग्जांपल मैं शो करूंगा। हाँ बोलो केतन। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पैटर्न बता दो ना। हाँ मैं वही अभी कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ। मैंने एक्चुअली इसमें फैक्टर्स पहले बता दिए और एग्जांपल्स मैं अब आपको कराऊंगा। 1 मिनट रुक जाओ बस।
तो अब यहाँ पे आप नोटिस करो, जैसे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे बिटवीन H2, F2, Cl2, Br2, I2, ठीक है। मान लो इनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने आपको कंपेयर करने के लिए बोला, तो आप बोलोगे कि ठीक है सब में सिंगल बॉन्ड ही है, तो हम साइज के हिसाब से सोच लेते हैं, राइट। तो साइज के हिसाब से कैसा रहेगा, H2 का साइज सबसे छोटा होगा, राइट, और उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। देन Cl2 सॉरी F2, Cl2, Br2, I2 लाइक साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। However यहां पर, ठीक है, नोटिस करना, यहां पर what we observe is that some of the trend is as per the size, but some of the trend becomes गड़बड़ because of lone pair का फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने एक अगेन याद नहीं करना है, बस मैंने डेटा बताने के लिए यहाँ पे रख लिया कि इनका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी आता है, तो उसमें यस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 because of its smaller size comes out to be greater, ठीक है। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे दैट क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में भी रेगुलर ट्रेंड मिलेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के बीच में भी रेगुलर ट्रेंड मिल रहा है। कैसा, छोटा साइज बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, साइज बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होता जा रहा है। बट यहाँ एक्सेप्शन आएगा फ्लोरीन के केस में, ठीक है। एक्सेप्शन फ्लोरीन के केस में किस तरीके से आया, फ्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी इनसे कम हो गया, इनफैक्ट आयोडीन से तो ठीक है ज्यादा है, बट ब्रोमीन और क्लोरीन से कम मिल गया, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ केम आउट एज एन एक्सेप्शन, एंड इसके पीछे का रीजन क्या है, अगेन दैट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन दैट हैपन बिटवीन द फ्लोरीन का एटम, ठीक है। हाइड्रोजन में तो कोई लोन पेयर है ही नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब में लोन पेयर है ऑन द एटम, बट फ्लोरीन के केस में क्या हो गया, लोन पेयर का इंपैक्ट आ गया यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज। व्हाट वी सी इज दैट यहाँ पर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली कम हो गया एज कंपेयर टू व्हाट इट शुड हैव बीन। सो दिस इज टू अगेन हाईलाइट दिस पॉइंट दैट यहाँ पर, ठीक है, ट्रेंड्स कंपेयर कर पाना विल बी अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर अगर फैक्टर्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं तो ऐसा हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है, ठीक है। एंड दिस इज नॉट जस्ट वन एग्जांपल, देयर आर अदर एग्जांपल्स आल्सो। सो यहाँ पर आप अगला एग्जांपल नोटिस करना, अगला एग्जांपल सेट नोटिस करना। सो लेट्स से यू हैव CH सिंगल बॉन्ड कंपैरिजन विद CC विद CN विद CO विद CF, ठीक है। तो आप इसको छोड़ दो, CH को छोड़ दो, आप बाकियों के बारे में क्या बोलोगे, ठीक है। सिमिलर साइज, एक ही पीरियड के हैं, तो आप सिमिलर साइज बोल दोगे, ठीक है। अब अगर सिमिलर साइज है और सब में सिंगल बॉन्ड ही है, तो मैं नेक्स्ट क्या सोचना चाहूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, बढ़ भी रही है, राइट। बट यहां पर आप नोटिस करोगे कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रेंड कुछ अलग सा दिखा, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कार्बन फ्लोरीन और कार्बन हाइड्रोजन को कंपेयर करोगे तो उसमें तो साइज के हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए था, बट कार्बन फ्लोरीन का ज्यादा आ गया। तो the point which I'm trying to make here is again the fact that in case of bond energy, in case of bond strength, when factors are contradicting, तो इसमें हम लोग ट्रेंड डिसाइफर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखना, ठीक है, जो मैं नोट्स में लिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, दीज आर स्पेशली क्यूरेटेड वंस, ठीक है। तो यहाँ पर
अगेन दिस इज अ वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज, जस्ट रिमेंबर द ट्रेंड दैट यहाँ पर इस तरीके का एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड दिस इज स्पेशली, ठीक है, दिस इज स्पेशली व्हेन यू डू अक्रॉस दिस पीरियड कंपैरिजन, ठीक है। जैसे ये ऊपर वाला भी था, ठीक है, यहाँ पर भी मतलब जैसे अगर आपको बोला जाएगा ना, यहाँ पर आप कंपैरिजन करोगे, इनफैक्ट इसके साथ में मैं यहाँ पर ये भी हाईलाइट करा देता हूँ, ये भी आप याद रख लोगे तो ठीक रहेगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फास्फोरस फास्फोरस के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ इन केसेस में ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है, डिस्पाइट हायर साइज, ठीक है, और आई शुड से लार्जर साइज, bond energy is greater. Why? Because यहाँ पे lone pair का ही, because lone pair presence on smaller size N and O decreases the bond strength, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी। यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है, राइट, दे आर प्लेइंग अ रोल एंड डिक्रीजिंग द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बॉन्ड एनर्जी के केस में ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जितना अच्छा कंपैरिजन हम लोग बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स का कंपेयर कर पा रहे थे, उतना यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे होगे, देन ट्रेंड्स रिलेटिवली स्मूथ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे, अगर मैं HF, HCl, HBr, HI में कंपेयर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा। लोन पेयर सब में लाइक एक एटम पर है, लाइक फ्लोरीन पर, लाइक यहाँ पर हाइड्रोजन पे सब में नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप कॉन्ट्रडिक्शंस कम मिलता है, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर थोड़े से ट्रेंड्स स्मूथर आएंगे। Let's say CF3, CCl4, as in CF4, CCl4, CBr4, CI4, इनमें आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है, तो अगेन यहाँ पर ट्रेंड स्मूथ है, साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप में रिलेटिवली ट्रेंड्स बेटर रहता है, बट अक्रॉस पीरियड तो स्पेशली मतलब लाइक इट इज सरदर्द ओनली। तो इसमें ये कुछ जो मैंने सिलेक्ट एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, दीज आर सम अगेन कॉमन एग्जांपल्स व्हिच आई वुड अगेन एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? ऑलराइट, तो हम लोगों ने बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन 3 पैरामीटर्स के बारे में समझा है एंड उनके फैक्टर्स समझे, दैट हाउ दे इन्फ्लुएंस, एंड देन कंपैरिजंस देखे, दैट हाउ दीज पैरामीटर्स वेरी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। एंड हमने एकदम रैंडम कंपैरिजंस नहीं करे, जैसा आपने नोटिस किया होगा, we did some comparisons which have some like common theme running behind them, across period होगा या down the group होगा, and हम उनका comparison कर पाएंगे, ठीक है, random comparisons नहीं कर पाएंगे। Now अब यही जो bond parameters हैं,
बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड एंगल का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, दे आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. So यहाँ पर what I'm introducing as the next concept over here is resonance and its impact on bond parameters. Why? Because resonance क्या होता है, आप लोगों ने सुना था स्टार्टिंग में जब हम लोग लुईस स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन कर रहे थे, right? What was our description behind understanding resonance? That for some molecules, right, multiple Lewis structures can be drawn with the same relative position of atoms, but different distribution of electrons. So ये जो difference आ रहा था in distribution of electrons, right? ये जो distribution हो रहा है electrons का, इसको हम लोग क्या कर रहे थे? Delocalization और resonance. As a result of which, right? Do you remember what exists? None of the chemical form exists. What exists is the hybrid. And उस hybrid की वजह से bond parameters पे फर्क पड़ता है. Like because हम लोग इसी के bond parameters measure कर पाएंगे ना, canonical forms तो exist करेंगे नहीं. Right? इसी के हम लोग bond parameters report करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ओजोन, राइट? अब अगर आपने इसका कैनोनिकल फॉर्म बनाया था स्टार्टिंग में, इसका लुईस स्ट्रक्चर आपने बनाया था, राइट? तो ये लुईस स्ट्रक्चर कैसा था? एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह डेटिव बॉन्ड है. तो आपके दिमाग में क्या थॉट आ जाएगा कि अरे ये डबल बॉन्ड है तो ये शॉर्टर होगा और स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है? वेराज जो सिंगल बॉन्ड होगा वो वीकर होगा, लॉन्गर होगा. हाउएवर जब हम एक्सपेरिमेंटली ओजोन का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, राइट, हम जब न्यूक्लियस की पोजीशन स्टडी करते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स लाइक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ऑल, तो हमें क्या दिखता है? हमें ये दिखता है कि ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल ही हैं. द बॉन्ड लेंथ दैट इज देयर इज आइडेंटिकल, the bond strength that is there is identical. तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया that actually जो exist कर रहा है वो hybrid structure exist कर रहा है जिसमें the electrons are delocalized, right? यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे ये जो pi electrons हैं they are kind of being delocalized, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है? if you remember, यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? यहां पर भी यही सीन है. अब हो ये रहा है, यहां पर आप नोटिस करना, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको मैं ब्लू से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकलाइज कर रहे हैं. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो ठीक है, ये प्रेजेंट है बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑक्सीजन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से, पाई बॉन्ड प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है. तो यहां पर आप नोटिस करोगे कि इन तीनों ऑक्सीजन का जो ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, उनके बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है? हाँ, बोलो सुमित. सर ऊपर जो आपने ओजोन का लुईस स्ट्रक्चर बनाया है सर, उसमें साइन भी आएगा ना, प्लस माइनस? हाँ हाँ, आपकी इच्छा है, आपको ड्रॉ करना है तो करो, नहीं करना है नहीं करो. मैं जनरली प्रेफर नहीं कर रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने वो एरो बनाया हुआ है. अदरवाइज आप ये एरो हटा देते हो ना तो आप साइन करते हो ना. ये मैंने बताया था ना, इस तरीके से आप एक डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो. लाइक ये एरो अगर नहीं शो करना है तो आप इसको सिंगल लाइन की तरह ही शो करो, ठीक है? इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव. ओके सर. ठीक है? अदरवाइज यू शो द एरो.
ठीक है, सो यहां पर what you can understand is that in this example of ozone, ठीक है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे ये delocalize हो रहा है. And what is meant by delocalized? That उनके मिलने की probability is not between two atoms but rather distributed over these three atoms. ठीक है, the probability of finding these pi electron is distributed throughout the three oxygen atoms. अब नोटिस करना, this was just one example which I had highlighted. इसके अलावा खैर और भी एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे जब हम लोग कैनोनिकल फॉर्म्स एज इन लुईस स्ट्रक्चर्स का प्रैक्टिस कर रहे थे, राइट? तब भी हम लोगों ने मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर्स देखे थे, मल्टीपल एग्जांपल्स देखे थे. नाउ होता क्या है, ऐसा नहीं है कि हर केस में ऐसा पॉसिबल है, ठीक है? सो it is in select cases, in select examples जहां पर these conditions are met. यहां पर नोटिस करना 3 or more adjacent parallel overlapping p orbitals. ये ऐसी कंडीशंस हैं जो हर मॉलिक्यूल में नहीं मिल रही हैं. 3 or more adjacent, parallel and overlapping p orbitals, and उनके बीच में what we are seeing is that this delocalization is happening, and as a result of this delocalization, ठीक है, यहां पर आप नोटिस करना, as a result of this delocalization एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही है. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? यहां पर एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ये सिर्फ 2 एटम के न्यूक्लियस से अब इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर इंटरेक्टिंग विथ 3 एटम्स के न्यूक्लियस यहां पर, ठीक है? ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितना डिलोकलाइजेशन हो रहा है, बट they are not just attracted to the 2 nuclei between which they were present, they are now being distributed and being attracted by other nuclei as well, and उसकी वजह से एनर्जी और रिलीज होती है, and what exists is this hybrid structure. ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करना ये जो कंडीशन होती है मीट फॉर ओवरलैपिंग, ये जनरली कभी ऑब्जर्व होती है व्हेन जिन एटम्स के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है? ये पॉइंट यहाँ पे नोटिस करना, एटम्स इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन शुड लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है? अगर 3 एटम है, 3 एटम तो खैर हमेशा सेम प्लेन में लाई करते हैं, बट अगर 3 से ज्यादा हैं तो भी वो सेम प्लेन में लाई करने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वैसे आगे यहाँ पर है बेंजीन का स्ट्रक्चर, तो बेंजीन में भी कैसा हो रहा है, यहाँ पे आप नोटिस करना हर कार्बन एटम का जो p ऑर्बिटल है, राइट, ये कैसा है यहाँ पर, दे आर एडजेसेंट, ठीक है, दे आर पैरेलल,
and they are overlapping. तो इनके बीच में like these pi electrons के मिलने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. ठीक है. एंड यहां पर जितने ज्यादा एटम्स के बीच में डीलोकलाइजेशन होता है उतना ही ज्यादा वी से इज द स्टेबिलिटी. तो इनफैक्ट बेंजीन इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल because of this phenomena of delocalization of electrons called as resonance. And अब अगर आपको रेजोनेंस का कॉन्टेक्स्ट समझ में आया है थोड़ा अच्छा, तो इससे डेफिनेटली आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको इस चीज के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा. ठीक है. यहाँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट वे में आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन काम है यहाँ पे आपको बताने का वो रेजोनेंस की डिटेल में जाना नहीं है, उससे जो बॉन्ड पैरामीटर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है वो बताने का है. तो आई विल मूव टुवर्ड्स दैट. बट जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको इस चीज का बहुत सारा प्रैक्टिस कराया जाएगा. इन द सेंस आप 1-2 क्लास तक तो आपको जब पढ़ाएंगे ये रेजोनेंस वाला इफेक्ट, तब आपको ये समझाएंगे, लाइक ऐसे 10-15 एग्जाम्पल लेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि बताओ किस में रेजोनेंस हो रहा है किस में नहीं हो रहा है. एंड आपको तरीका भी बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि हम लोग कैसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आप इस तरीके से ऑर्बिटल्स ड्रॉ नहीं करोगे, टाइम लग जाएगा इसमें. ये तो मैंने क्या, बेंजीन का एग्जांपल मुझे अच्छे से याद है इसलिए मैंने ये कर दिया. बट आप हर केस में ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने में आपने देखा था ना स्टार्टिंग में कितना टाइम लगता है. तो आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे कि हाँ किस तरीके से हम लोग लाइक कोई भी मॉलिक्यूल हमें दिया हो और उसमें हम लोग देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा, यहाँ पर नहीं हो रहा होगा. एंड देन उस डीलोकलाइजेशन से अगेन फर्दर का जो भी एनालिसिस करना होगा. बट वो चीज अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे. ठीक है. अभी हम लोग जस्ट ऑब्जर्व करेंगे कि बॉन्ड पैरामीटर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा उससे. हाँ बोलो साहब. तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है. सर O3 के एग्जांपल में डीलोकलाइजेशन कैसे किया था आपने? O3 में भी ऐसा ही है ना. आप देखो ना यहाँ पर ये 3 ऑक्सीजन एटम्स है और इनके जो ये p ऑर्बिटल्स हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स हैं, तो बीच में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स. ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो तो ब्लैक मैंने इससे ड्रॉ कर दिया. तो ब्लैक वंस आर द सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्लू वंस आर द पाई इलेक्ट्रॉन. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो डीलोकलाइज हो रहे हैं बिटवीन द एटम्स. ठीक है. पर तुम थोड़ा यार अपना बैकग्राउंड सुधारो यार साहिल. लाइक इट इज हाईली अनोइंग. I don't know where do you sit, but every time I keep you on unmute, like background से बहुत ज़्यादा शोर आता है. All right. Coming back. अब यहाँ पर नोटिस करना ये पॉइंट्स तो हम लोगों ने पहले भी लिखे थे. Right? The canonical forms or the contributing Lewis structures, they do not exist. They are just meant for theoretical understanding. Okay, what exists is the hybrid structure and it is the most stable form. It is the one which best explains the property of the molecule. ठीक है. So यहाँ पर एक term रहता है called as resonance energy. So this is technically किस तरीके से define किया जाता है वो notice करना. It is the energy difference between the hybrid and the most stable canonical form. Right? तो यहाँ पर जैसे ये हाइब्रिड का एनर्जी और इसका जो कैनोनिकल फॉर्म रहेगा, मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म रहेगा, उसके बीच का एनर्जी डिफरेंस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी. नाउ अभी आप लोग नोटिस करोगे कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है. लाइक आपके दिमाग में शायद ये डाउट आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट स्टेबल. इनफैक्ट यहाँ पर डाउट आया होगा दैट व्हाट डू यू मीन बाय मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म. अभी ये डाउट इसलिए आपके दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि मैंने जब आपके सामने एग्जांपल्स लिए हैं अभी तक रेजोनेंस के, तो उसमें मैंने डेलिबरेटली ऐसे एग्जांपल्स लिए हैं जहां पर कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकली है, इसलिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है.
जैसे लाइक फॉर एग्जांपल इवन ओजोन में ये जो मैंने केस लिया, दोनों के दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल है, इनमें कोई अंतर नहीं है एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। इवन बेंजीन में अंतर नहीं है। बट आप जब अगेन ऑर्गेनिक में रेजोनेंस का डिस्कशन करोगे तो उसमें you are going to come across this aspect of canonical forms, जिसमें से कोई एक ज्यादा स्टेबल कोई एक कम स्टेबल होगा। एंड उसके पीछे भी मतलब देयर विल बी ऐसे 4-5 इनफैक्ट 4-5 से भी ज्यादा बुलेट पॉइंट्स रहेंगे टू डिसाइड कौन सा कैनोनिकल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कैनोनिकल फॉर्म कम स्टेबल है। बट अगेन वो अभी यहाँ का टॉपिक का डिस्कशन नहीं है। यहाँ पर अभी आगे भी मैं आपके साथ में ऐसे ही एग्जांपल डिस्कस करूंगा। आप इनफैक्ट बुकलेट में जो केमिकल बॉन्डिंग की बुकलेट है आप उसमें नोटिस करोगे क्वेश्चंस, तो उसमें भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आप देखोगे जिनमें आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स ही होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे NO2- हो गया, तो इसमें आप इसके दो कैनोनिकल फॉर्म बनाओगे, एक ऐसा राइट और दूसरा ऐसा, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, तो ये दोनों आइडेंटिकल ही हैं, इनके बीच में कोई अंतर ही नहीं है। जो एग्जिस्ट करेगा ऑफ कोर्स वो हाइब्रिड करेगा जिसमें दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल होंगे राइट, और ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, बट ये आइडेंटिकल रहेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स। तो मैं ऐसी एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। विल नॉट गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिफरेंट एनर्जी के कैनोनिकल फॉर्म्स, वो आप फिर ऑर्गेनिक में ही फोकस करोगे, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब इससे नोटिस करना हम लोग देखेंगे दैट हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बॉन्ड के पैरामीटर्स पे फर्क आता है, ठीक है। तो यहां पर आप नोटिस करना किस तरीके से फर्क आएगा। जब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करते हैं तो ये बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी लाइक इट इज काइंड ऑफ द सेम थिंग जो हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। सिंगल बॉन्ड है तो उसको 1 बोलेंगे, डबल बॉन्ड को 2, ट्रिपल बॉन्ड को 3। बट अगर कोई रेजोनेटिंग बॉन्ड है तो उसके लिए याद हो तो अपन ने कैसे डिस्कस किया था, इट विल बी समथिंग बिटवीन सिंगल डबल या डबल ट्रिपल राइट, स्टार्टिंग में। यहां पर अब मैं उसको क्वांटिफाई कर रहा हूं, यहां पर अब मैं उसको आपको बताऊंगा कि वो सिंगल डबल के बीच में है तो कहां पर है, 1 के ज्यादा पास है, 2 के ज्यादा पास है, या डबल ट्रिपल में है तो 2 के ज्यादा पास है कि 3 के ज्यादा पास है। तो ये चीज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड ये किन केसेस में रहेगा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल, जहां पर इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है, आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स है, तो वहां पर ये फॉर्मूला रहेगा that what you will do is take the sum of the bond order in the canonical forms and you divide it by the number of canonical forms that are there, ठीक है। कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे वो आप नोटिस करना, एक दो एग्जांपल के थ्रू ही ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। तो लेट्स से इफ आई आस्क यू अबाउट ओजोन, ठीक है, ओजोन के अंदर आपने नोटिस करा दैट ऑक्सीजन के बीच में आपने इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, एंड जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बॉन्ड आएगा राइट वो कैसा रहेगा, इट विल बी समवेयर बिटवीन द सिंगल एंड डबल बॉन्ड। बट अब मैं उसमें व्हाट एग्जैक्टली इट वुड बी बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड उस चीज का आंसर दे पाऊंगा। तो यहाँ पे आपने नोटिस करा ओजोन का मॉलिक्यूल लिया एंड उसमें मैंने कोई सा भी एक बॉन्ड पकड़ लिया जिसका मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। मान लो इस बॉन्ड का मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, तो अब मैं इस बॉन्ड का लाइक ये जो लेफ्ट ऑक्सीजन और सेंट्रल ऑक्सीजन, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन का बॉन्ड देखूंगा एक कैनोनिकल फॉर्म में, कितना बॉन्ड ऑर्डर है यहाँ पर 2 राइट। फिर सेम लेफ्ट ऑक्सीजन और सेंट्रल ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर में देखूंगा दूसरे कैनोनिकल फॉर्म में, वो कितना है 1। तो एज पर द फॉर्मूला मैं क्या कर दूंगा, सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर्स कर दूंगा। न्यूमरेटर में मेरा 3 रहेगा सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर्स, एंड डिनोमिनेटर में इट विल बी डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा दैट यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर विल बी 1.5, मतलब इट विल बी बिटवीन सिंगल एंड
डबल बॉन्ड मिडवे, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो। ठीक है, यहां पर जैसे आप नोटिस करोगे, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आगे है वैसे वो एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बाद में आ जाता हूँ, पहले इस वाले एग्जाम्पल में नोटिस कर लो। ठीक है, लेट्स से CO3 2 माइनस आयन, तो इसके लिए मैं क्या कहूंगा आपको, इसने सब गंदा सा बनाया यार, एक मिनट। ठीक है, अब ये CO3 2 माइनस के आपको कैनोनिकल फॉर्म्स बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? एक कैनोनिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा, राइट? दूसरा कैनोनिकल फॉर्म में आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, तीसरा कैनोनिकल फॉर्म में आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, राइट? ये 3 कैनोनिकल फॉर्म हो गए। अब इन 3 कैनोनिकल फॉर्म में आप नोटिस करो, लेट्स से लेफ्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, एंड यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, सॉरी 3 नहीं 1। तो अब मैं फॉर्मूला क्या अप्लाई करूंगा यहाँ पर, दैट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन द कार्बोनेट आयन विल बी 1 + 2 + 1, ठीक है, ये मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स दैट आर देयर। तो यहाँ पर 3 कैनोनिकल फॉर्म्स है, तो इट विल बी 1 + 2 + 1 दैट इज 4/3, दैट इज 4/3, यानी कि ये 1.33 रहेगा। यानी कि ये जो बॉन्ड रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इन द कार्बोनेट आयन, दिस विल बी समवेयर बिटवीन द सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड, but it will be closer to single bond। ठीक है, तो यहां पर तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल रहेंगे, तीनों के बीच का जो एंगल रहेगा, राइट, वो भी आइडेंटिकल रहेगा क्योंकि तीनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों 120 डिग्री आएगा, एंड जो बॉन्ड लेंथ रहेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगी, वो तीनों बॉन्ड्स की आइडेंटिकल रहेगी, एंड बॉन्ड ऑर्डर इनका कितना रहेगा 4/3। ठीक है, जैसे ये N2O का एग्जाम्पल है। अब ये N2O का एग्जाम्पल मैंने यहां पर थोड़ा सा अलग से ले लिया है, ठीक है, बिकॉज यहां पर बोथ कैनोनिकल फॉर्म्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ठीक है, यहां पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीसरा अलग एटम आ रहा है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर ये दोनों जो कैनोनिकल फॉर्म बने हैं N2O के, दे आर, यू कैन से, ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल यहाँ पे लिया है, दे आर नॉट रियली आइडेंटिकल, बट इस केस में भी, ठीक है, ये ऐसा एक केस है जिसके बारे में मुझे पता है, ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आपको पता होगा, बट ये मुझे पता है कि इनका जो ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, राइट, ये इतने दूर नहीं है एक दूसरे से एनर्जी के पर्सपेक्टिव में। तो यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली दोनों का अगेन 50-50% वेटेज लेकर आंसर कर दे रहा हूं। दैट यहाँ पर अगर मैं पूछ रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NN बॉन्ड कितना होगा, राइट, तो यहाँ पर आप NN बॉन्ड पे फोकस करोगे, ये यहाँ पर ट्रिपल है और यहाँ पे डबल है, तो इट विल बी समवेयर यू कैन से 2.5,
एंड यहाँ पर NO बॉन्ड के ऊपर अगर फोकस करने के लिए बोलूंगा तो ये यहाँ पर सिंगल रहेगा एंड यहाँ पर डबल रहेगा, ठीक है। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर विल से 1.5 होगा, ठीक है। However, अगर if I go into like more details of this example, तो उसमें एक्चुअली इन दोनों में थोड़ा अंतर है कैनोनिकल फॉर्म्स में, दे आर नॉट आइडेंटिकल एंड इनमें से एक ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, एक कम कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। However, जैसा मैंने आपको बोला कि अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग एक बेसिक लेवल पर रखेंगे इन द केस ऑफ रेजोनेंस, जहां पर मैं आगे भी, अब आप नोटिस करोगे आगे के जो एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा उनमें ऐसे एग्जांपल डिस्कस करूंगा लाइक NO2 प्लस, NO2 माइनस, NO3 माइनस या SO4 2 माइनस, SO3 माइनस, लाइक ऐसी एग्जांपल है ClO4 ClO2 जिनके अंदर लाइक यू हैव आइडेंटिकल कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। दैट इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट फ्रॉम माय साइड ताकि आपको एकदम बेसिक तो पहले समझ में आए, उसके बाद फिर आप डिफिकल्टी डील कर पाओगे, ठीक है। सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं, आज का हमारा टाइम वैसे यहीं पे क्लोज अप हो गया है। तो इससे किस तरीके से बॉन्ड पैरामीटर्स पे फर्क पड़ेगा वो मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करके इसको क्लोज कर दूंगा एंड देन वी विल मूव ऑन टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाँ, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको आज होमवर्क में डेफिनेटली दूंगा। हाँ बोलो अमन। अच्छा हाँ बोलो साहिल। सर इसके जो आप होमवर्क देंगे वो मतलब कल लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि नहीं फिर? हाँ हाँ, मतलब देखो केमिकल बॉन्डिंग का होमवर्क करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आज जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना वो आप लोग डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, कल के डिस्कशन के पहले डिस्कस कर सकते हैं उसको फिर हम, ओके सर। ठीक है। एंड सर हाँ हाँ बोलो। सर आपने इसके पहले लेक्चर में जो सिखाया था ना उसमें मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था सर, बहुत सारा रॉन्ग जा रहा था तो उतना हाँ, कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था सर। कोई दिक्कत नहीं है, डाउट लेक्चर में बैठेंगे ना, एक बार देखेंगे कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है, ओके सर। ठीक है। हाँ वो यश आप क्वेश्चंस ट्राई करोगे ना तो ही आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। मैंने क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी बॉन्ड पैरामीटर्स के होमवर्क नहीं दिए थे, डायपोल मोमेंट का ही दिया था एंड वो डायपोल मोमेंट वाले में भी कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको लाइक नाम ही नहीं समझ में आ रहा होगा कंपाउंड का, बट थोड़ा बहुत आपने IUPAC नोमेनक्लेचर समझ लिया तो शायद आपको थोड़ा क्लिक कर जाए, बट करते हैं डिस्कस। हाँ हाँ कल ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। ऑलराइट। हाँ क्या पूछ रहे हो केतन, एडवांस में मुझे कितने मार्क्स आए थे? अरे मेरे टाइम पे अलग स्कोरिंग था भाई, मतलब परसेंटेज के टर्म्स में अगर आप पूछोगे तो अराउंड 55 to 60% के आसपास था। रैंक मैंने बताया था तुम लोगों को, मेरा रैंक 967। नहीं बताया पहले? अच्छा तुम लोग तो एक्चुअली शायद शफलिंग के बाद आया हो ना, हाँ। हम्म। नहीं नहीं, प्राइमरीली आई हैव बीन टीचिंग एट अंधेरी एंड दादर ओनली, खारगर में नहीं पढ़ाया मैंने। हम्म। आपको समझ में आएगा केतन बाद में, जब आप करोगे ना, आप काउंसलिंग के प्रोसेस में बैठोगे बाद में, कौन सी रैंक पे कौन सा ब्रांच मिलता है, कौन सा IIT मिलता है। अभी से मत सोचो उसके बारे में, अभी आपको इतना ही सोचना है कि भाई मुझे बेस्ट रैंक लेके आना है। आई हैव टू पुट माई 100%, ठीक है।
ऑलराइट। हाँ, बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड नहीं समझ में आएगा यश, मैंने वही तो बताया ना कि वहां पे ट्रेंड समझने बहुत डिफिकल्ट है। हाँ बोलो आयुष। So the internet connection on my side was a little unstable. So can you please show the formula for the bond order for determining the bond order again? I just want to take a quick reading. Of the bond order in canonical forms divided by the number of canonical forms. Okay sir, thank you sir. ठीक है। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्पल रहेंगे यश नॉन इक्विवेलेंट कैनोनिकल फॉर्म्स के। तुम लाइक यू विल कम अक्रॉस लाइक समथिंग लाइक दिस। आप अभी नहीं कर रहे हो, मतलब बाद में पढ़ोगे। जैसे यहाँ पर भी कैसा होगा दैट ये जो लोन पेयर रहेगा ऑक्सीजन का, ठीक है, और ये जो पाई बॉन्ड रहेंगे इन कार्बन के, लाइक ये भी आपस में डीलोकलाइज हो सकता है, ठीक है। एंड डीलोकलाइज होने पर यू माइट वांट टू draw something of this kind of a in fact ये इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको बताएंगे ऑर्गेनिक में। अब यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब इसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन कम रहेगा, इस वाले का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अगेन ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज में अभी नहीं जाना चाहूंगा मैं, बट हाँ डेफिनेटली दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आप लोग कवर करोगे ऑर्गेनिक में इन डिटेल, ठीक है। चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर गाइस, गुड नाइट।